हूँ जो इस मुश्किल समय में आप लोगों तक ये काम बखूबी निभा रहे हैं, ये वीडियो आप के घर तक पहुँचा रहे हैं। मैं अपनी टेक्निकल जो टीम है उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ये कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ रहे हैं और इसमें सबसे मेन अहम भूमिका वो मनोज कुमार की है, तो मनोज कुमार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हम अपनी जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएँ। तो आज हम अध्ययन करेंगे ग्रामर के इस चैप्टर में मॉडल का। मॉडल के संदर्भ में एक बात और बता दूं, हम इंग्लिश के बारे में बहुत सी बार नाइंसाफी करते हैं। मॉडल की जो स्पेलिंग है उसको बहुत बार हम गलत कर देते हैं, उसमें हम लिखते हैं MODEL। ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अगर अपन क्रिया की बात करें जो साइक्रिया के रूप में काम करता है, जो हमारा चैप्टर है वो अपना चैप्टर है ये मॉडल, और इसका उच्चारण होता है मॉडल। मॉडल का मतलब नमूना होता है। जैसे मैं कहूँ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, तो वो मॉडल है, नमूना है। हम मॉडल का अध्ययन नहीं कर रहे, हम मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले मॉडल का अध्ययन करना अपन शुरू करें तो हम लोगों में अमूमन एक कमी देखी जाती है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, और कोई भी काम जल्दबाजी में इतना वो सहज तरीके से हो नहीं पाता। मेरा सबसे पहले कहना ये है कि अगर कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। मेरी हमेशा से सोच रही है। तो सबसे पहले तो मैं मॉडल के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि मॉडल होता क्या है, इसके कौन कौन से जनरल जो रूल्स होते हैं उनको हम फॉलो करें तो फिर हमको मॉडल पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो मैं इस चैप्टर को शुरुआत करता हूं। आप ऐसे भ्रमित नहीं हो गया कि भाई मॉडल पढ़ रहे थे कहाँ वर्ब पे आ गए। तो धीरे धीरे में मॉडल का कहाँ से जन्म होता है, कहाँ किस प्रकार पर काम में लेते हैं उस बात की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मॉडल के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा वर्ब की। वर्ब एक सामान्य वर्ड है, सबको पता है वर्ब का हिंदी अर्थ क्या होता है। वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। और अगर मैं क्रिया के डेफिनेशन की बात करूं तो अमूमन सब लोगों को पता होता है, हिंदी में इस कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। बट करना तो समझ में आता है। जैसे मैंने कहा मोहन है वो दौड़ रहा है, मोहन दौड़ने की क्रिया कर रहा है। मोहन लिख रहा है, लिखने की क्रिया हो रही है। मोहन पढ़ा रहा है, पढ़ाने की क्रिया कर रहा है। बट वो होना क्या होता है उस चीज़ को भी आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर देता हूँ। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल और assert something about some person or something। ये जो मैंने बोर्ड पे वर्ब की डेफिनेशन लिखी है इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने लिखा है वर्ब इज अ वर्ड, क्रिया एक शब्द है, दैट इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, टू टेल और असर्ट कुछ बताने के लिए, समथिंग किसी वस्तु के बारे में, असर्ट समथिंग कुछ बताने के लिए, अबाउट सम पर्सन किसी व्यक्ति के बारे में और किसी वस्तु के बारे में। यानी वर्ब एक एक्शन वर्ड है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक्शन के प्रति बताने के लिए किया जाता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँ तो पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। राहुल इज प्लेइंग हॉकी, ये अपना पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा मैं लेना चाहूँ तो मैं लिखूँगा ही वॉज डाइड। तीसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ए लायन वॉज कॉट इन नेट। ये तीन एग्जाम्पल हैं। तीन एग्जाम्पल के द्वारा क्रिया की जो परिभाषा है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि हिंदी में हम कहते हैं कि जिस काम में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, ये जो सेंटेंस है इसमें राहुल इस वर्ब का सब्जेक्ट है, प्लेइंग इसमें मुख्य क्रिया है यानी वर्ब है। राहुल इज प्लेइंग हॉकी। अब ये जो राहुल है ये खेल रहा है, तो खेलने का जो प्रभाव है वो हॉकी पे जा रहा है, यानी इसके काम करने का जो
काम कर रहा है तो उसका जो एक्शन है वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि राहुल कोई का क्रिया कर रहा है, इसे कहते हैं कुछ करना। दूसरी मैं वर्ब को देखूं, ही वॉज डाइड, तो ये जो मैन वर्ब वॉज है, जो सॉरी वर्ब है वॉज और डाइड, इसका कर्ता मान सकते हो आप ही है। अब ही कोई काम करे तो उसका एक्शन का प्रभाव नेक्स्ट कोई ऑब्जेक्ट पे जाए तो उसको करना होता है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा, क्रिया के द्वारा जो एक्शन और उसका प्रभाव इसके ऊपर खुद ही पड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कुछ होना, यानी ही कोई कुछ हो रहा है। इसमें राहुल खेल रहा है और खेलने का प्रभाव हॉकी पे जा रहा है, इसमें मरने की जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्ता पे वापस ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको कहते हैं कि कुछ होना। अब दूसरा वर्ड, ए लायन वॉज कोट इन नेट, कि जो एक शेर है उसको जाल में फंसाया गया, पकड़ा गया, तो ये जो HV और MV है इसमें ये साइक्रिया, ये अपन ले सकते हैं जो मुख्य क्रिया, तो इसमें लोयन को पकड़ने का जो क्रिया है, तो पकड़ने का जो प्रभाव है वो खुद लोयन पे ही आ रहा है, तो इसको कहते हैं कुछ होना, यानी इस वर्ब के द्वारा जो एक्शन हो रहा है उसका प्रभाव इस लोयन पे ही वापस आ रहा है। तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि क्रिया वो शब्द है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो ये तो थी अपनी क्रिया की डेफिनेशन। अगर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं तो जो वर्ब है वो जो मॉडल जो हम पढ़ रहे थे, तो मॉडल है वो वर्ब से ही जन्म लेता है। इसका डिवाइडेशन आगे डायग्राम हम लिखेंगे तो मॉडल की चर्चाएं आएगी। तो वर्ब है, इसको मैं मॉडल तक जाने के लिए एक डायग्राम बनाना चाहूँगा। हम क्रिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट का नाम मैं दे सकता हूँ मैन वर्ब, मैन वर्ब। दूसरा जो पार्ट है उसका मैं नाम दे सकता हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। चार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मॉडल तक जाएं उससे पहले हम इन चीज़ों को, जिनकी बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। क्रिया को मैंने दो रूपों में डिवाइड कर लिया, मैन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मैन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब जिसका सेकंड नाम अपन हेल्पिंग वर्ब भी देते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब मैन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को दो तरीके से डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट जो डिवाइडेशन है वो मैं ऑक्सिलरी वर्ब का कर सकता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब का जो पहला भाग होगा वो होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा पार्ट में ले सकता हूं मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि हमने वर्ब को पहले दो भागों में डिवाइड किया। पहला भाग था अपना मैन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसका दूसरा नाम सेकेंडरी वर्ब भी होता है, सेकेंडरी जो ऑक्सिलरी वर्ब अपन बोलते हैं। अगर मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं तो इनमें ये क्रियाएं आएंगी। एक तो आएगी बी वर्ब, डू वर्ब और हैज वर्ब। ये तीन क्रियाएं हो गई, बी वर्ब, डू वर्ब और हैज वर्ब। अगर इनको हम डिवाइड करना चाहें तो बी वर्ब के रूप हो जाएंगे इज, आर, एम, वॉज, वर। अगर हम डू वर्ब की बात करें तो डू, डज और एक आ जाता है डिड। अगर अपन हैज या हैव वर्ड की बात करें तो हैज, हैव और हैड, ये तीन हो गए। यानी कि इस प्रकार ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई। अगर मैं सेकेंडरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ बढ़ूं तो आपको पता है कि मॉडल है उनकी संख्या कितनी होती है, आप सोचिएगा। मॉडल होते हैं उनकी संख्या होती है 13, ये 13 वर्ब होती हैं। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो संख्या में होती है 11। तो टोटल जो ऑक्सिलरी वर्ब हो गई उनकी संख्या हो जाती है 24। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन, कोड, सेल, सोड, will, would, may, might, must, can, could, shall, should,
विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। इसके आगे बढ़े तो ought to, dare, need, और एक अपना बच जाता है used to, एक और बच गया सॉरी need। ये संख्या में होती है 13। काउंट कर लीजिएगा, 13 होगी। जैसे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि एक ज़्यादा बढ़े। इसका मतलब हमने एक वर्ब को कोई 2 बार यूज कर लिया है। सॉरी मैं देखना चाहूँगा, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare, need not, used to और need। सॉरी नीड को मैंने 2 बार लिखा था, तो नीड को एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये संख्या में हो गई 13। तो यहाँ से अपना जो मॉडल है उसका जन्म हो जाता है। हम मॉडल का अध्ययन करना चाहते थे। सबसे पहले हमने देखा वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब को मैंने 2 भागों में बांटा, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को पार्ट एक बार यहाँ पे मैंने क्लोज किया, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे बढ़ाया। तो एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो संख्या में होती है 11, और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो संख्या में होती है 13, और टोटल जो ऑक्सिलरीज हैं वो संख्या में होती है 24। इस प्रकार ये अपना चैप्टर मॉडल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पे मॉडल को लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर हम हिद्र पढ़ना चाहें तो अपना टेंस वाला पार्ट शुरू हो जाता है, और हिद्र हम बढ़ें तो मॉडल की बात होती है, और मॉडल भी टेंस का एक पार्ट के रूप में ही होता है। जो हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं वो फ्यूचर टेंस नहीं होता, हकीकत में टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तीसरा जो पार्ट होता है वो मॉडल का होता है। तो इस रूप में हम यहाँ मॉडल का अध्ययन करते हैं। शायद आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छी तरह से आपने देख लिया होगा। प्रश्न कई बार पुटअप हो जाते हैं कि संख्या में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। प्राइमरी वर्ब कितनी होती है, 11 होती है। टोटल एनोमल्स वर्ब, इन दोनों को मिला दिया जाए तो नाम होता है एनोमल्स वर्ब, वो कितनी होती है, तो संख्या में वो 24 होती हैं। अब मैं ये आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर क्या होता है, यानी कि इनको हम अंतर किस प्रकार करें, इस चैप्टर को अलग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब जो मॉडल की बेसिक जो जनरल विशेषताएं हैं उनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अपन एक एक मॉडल को लेंगे और उनका अच्छी तरह से हम अध्ययन करेंगे। मॉडल एक बहुत ही कन्फ्यूजल चैप्टर है, आप घबराएंगे नहीं, साथ साथ चलते जाइए, देखते जाइए। मॉडल में जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ में मॉडल की कुछ जनरल क्वालिटीज होती हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैंने लिया वर्ड मॉडल, और मॉडल की मैं जनरल क्वालिटीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो मॉडल हैं उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो मॉडल है उनकी सामान्य विशेषता की मैं बात करूं तो मैं नंबरिंग लगाता हूं 1, जो हर कंडीशन में इन पे रूल वो लागू होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। और पहले रूप में मैं कहना चाहूँगा मॉडल ऑलवेज यूज्ड विथ मैन वर्ब कह दो, मैन वर्ब या प्राइमरी वर्ब, यानी कि मैंने वर्ड लिया मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड विथ मैन वर्ब या प्राइमरी वर्ब। तो मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मॉडल है उसका हमेशा प्रयोग मैन वर्ब के साथ होता है। और ये जो डिफरेंस है वो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर। दूसरा लिखा ही कैन टीच इंग्लिश। तीसरा लिखा ही इज रनिंग। 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। इन एग्जाम्पल से जो मैंने रूल लिया है, मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड विथ मैन वर्ब, यानी कि मॉडल का कभी अकेले यूज हम नहीं कर सकते इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से। अगर मॉडल को काम में ले रहे हैं तो उसके साथ मैन वर्ब का आना जरूरी होता है। यहाँ में प्राइमरी वर्ब जो अपनी मैन वर्ब थी और ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनमें अंतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेंटेंस को देखिएगा, ये तो स्वयं सिद्ध है
कि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें मेन वर्ब नहीं आए। ऐसा हो सकता है कि सहायक क्रिया न आए बट मेन वर्ब का किसी भी सेंटेंस में आना बहुत जरूरी होता है। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर। अब आप कहेंगे कि इज के साथ तो आईएनजी क्रिया का रूप आना जरूरी है, लेकिन इसमें आईएनजी क्रिया का रूप नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। बट मॉडल के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि हम मेन वर्ब के लिए बगैर ही मॉडल जो है उसका प्रयोग भी हम मेन वर्ब के रूप में कर लें। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड विथ मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के साथ इसका यूज होता है। तो यहाँ जैसे मैंने कैन